चैप्टर 290 रुद्र की जान खतरे में। शाम की शांत संध्या में रेत से उठती तेज आवाजें मौत के ड्रम्स की तरह सुनाई देती थी। सफेद रेत हवा में उड़ी, जैसे अनगिनत ड्रैगन सफेद रेत की नदी में घूम रहे हों, आसमान तक पहुंचने वाली ऊंचाई पर मंडराते हुए। एक भयावह ठंडा ओरा पूरे इलाके में फैल रहा था, जब व्हाइट सैंड जायंट्स, जो मानो नरक के महलों से निकले डेविल्स हो, जमीन से बाहर निकल आए। उनमें से हर एक के हाथ में 3 मीटर लंबा विशाल सैंड सेबर था। उनके रेत से बने शरीर न तो कमजोर थे और न ही असुरक्षित, और जब रेत कसकर बंध जाती थी तो ऐसा लगता था जैसे वो मजबूत आर्मर प्लेट्स में ढके हों। उनकी आंखों को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो अपने इलाके में आने वाले अजनबियों को एक बार में ही खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें सबसे ज्यादा नफरत इस बात से थी कि कोई उनकी नींद में खलल डाले। खूनी आंखें, गूंजते हुए धमाके। मैजिशियंस को ऐसा लगा जैसे उस भयंकर शोर से उनके सिर में कुछ फट रहा हो, और इससे पहले कि उनका दिल डर से भर जाए, अनगिनत व्हाइट सैंड जायंट्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। एक बार जब ये एलिमेंटल बीस्ट्स किसी को अपना दुश्मन मान लेते तो वो मांस और हड्डियों से बने डिमन बीस्ट से कहीं ज्यादा डरावने होते थे, क्योंकि उनकी आक्रामकता किसी भी हद तक जा सकती थी। रेत के ऊंचे ऊंचे गुबार अचानक जोरदार धमाके के साथ फट पड़े। हवा में उड़ती हुई महीन रेत ने मैजिशियंस को इस बात का अंदाजा नहीं लगाने दिया कि बाकी लोग किस हालात में थे। जैसे ही उन्हें वो प्लान याद आया जिस पर सभी ने सहमति जताई थी, और इस तथ्य का एहसास हुआ कि किसी भी एक की असफलता बाकी सबके लिए खतरा बन सकती है, सभी ने अपनी अपनी पोजीशन को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। अरे यार, रुद्र को सबसे ज्यादा व्हाइट सैंड जायंट्स ने निशाना बनाया है, छुटकी ने चिल्लाकर कहा, जो सबसे सुरक्षित जगह सबके बीच में थी। निके प्लान के अनुसार जब वो अलग अलग हो जाते तो व्हाइट सैंड जायंट्स की संख्या हर एक की पोजीशन पर समान रूप से बंटी हुई होती। लेकिन हकीकत में ये व्हाइट सैंड जायंट्स बेवकूफ नहीं थे जो बस उनके ही प्लान के अनुसार चले। साफ था कि रुद्र के एरिया में सबसे ज्यादा व्हाइट सैंड जायंट्स थे, और वो रुद्र की पोजीशन की तरफ इकट्ठा हो रहे थे, जबकि आरव या लकी को निशाना नहीं बना रहे थे। शायद ये किसी के कैरेक्टर को क्वालिटी का रिफ्लेक्शन है, आरव के दिमाग में ये ख्याल आया। लेकिन वो जानता था कि ये रुद्र का मजाक उड़ाने का समय नहीं था। चाहे रुद्र उनमें से सबसे कमजोर क्यों ना हो, उसे अपने बोझ को कम करने का कोई तरीका ढूंढना ही होगा, वरना वो प्लेबॉय कुछ ही मिनटों में मांस के लोथड़े में बदल जाएगा। हर एक लाइन दर लाइन के बाद ये व्हाइट सैंड जायंट्स बिल्कुल वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स की तरह वहां दिखाई रहे थे। ये क्रिएचर्स इतनी परफेक्टली एक दूसरे के बगल में लाई बनाकर खड़े थे कि वो लगभग दीवारों की तरह दिख रहे थे। जब वो अपने सैबर से हमला करते तो उनके दुश्मन के पास बचने के लिए जगह नहीं होती थी। ये एक परफेक्ट बॉडी क्रशिंग सेबर फॉर्मेशन था। रुद्र ने अपने चारों ओर व्हाइट सैंड जायंट्स को देखा, और जब उसके आसपास कई सारे सैंड जायंट्स आ गए तो उसे ये एहसास हुआ कि वो सबसे खराब हालात में फंस गया था। उसने शांत रहने की कोशिश की और सबसे पहले एक वाटर बैरियर कास्ट किया, जो उसके शरीर के चारों ओर पानी की एक परत बना देता है। वाटर बैरियर एक बहुत ही इफेक्टिव डिफेंसिव स्पेल था। इसके थर्ड लेवल के यूनिक इफेक्ट सर्कुलेशन से मैजिशियन अपने चारों ओर उसी डिफेंसिव स्पेल की परतों को लगातार बढ़ा सकता था। जब व्हाइट सैंड जायंट सामने आए तो रुद्र ने जल्दी से अपने ऊपर 3 परतों वाले वाटर बैरियर का इस्तेमाल किया। 3 परतें उसकी सीमा थीं, जबकि स्किल्ड वाटर एलिमेंट मैजिशियन 4 या 5 परतों तक जा सकते थे। ज्यादातर उन्हें वाटर एलिमेंट मैजिक टूल की भी जरूरत पड़ती थी। 3 परतों वाला वाटर बैरियर सर्कुलेशन रुद्र को व्हाइट सैंड जायंट्स के हमलों से कुछ हद तक बचाने में सक्षम था, लेकिन उसने उनकी ताकत और गिनती का सही अंदाजा नहीं लगाया। जैसे ही उन्होंने सैंड सैबर्स से उसके ऊपर हमला किया, उसका वाटर बैरियर सर्कुलेशन तुरंत पानी की बूंदों में बदलकर बिखर गया। रुद्र का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन शुक्र है वो पहले ही एक स्टार पैटर्न बना रहा था। रुद्र की बुनियादी समझ काफी मजबूत थी। अगर वो उन हंटर्स की तरह होता जिनकी स्टार पैटर्न्स घबराहट में टूट गई थी, तो दूसरी लहर के हमले उसे आसानी से मांस के टुकड़े में बदल देते। लाइट प्रोटेक्शन सेक्रेड शील्ड। रुद्र ने लाइट प्रोटेक्शन का दूसरा लेवल नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि लाइट प्रोटेक्शन रैम्पार्ट उन हमलों के लिए ज्यादा कारगर था जो एक ही दिशा से आते हैं। हालांकि लाइट प्रोटेक्शन सेक्रेड शील्ड रैम्पार्ट से कमजोर था, लेकिन ये उसके पूरे शरीर को प्रोटेक्ट कर सकता था।
सेक्रेड लाइट की हल्की गर्मी ने रुद्र को कुछ राहत दी जब ये उसके शरीर को पूरी तरह ढक रही थी। सेक्रेड शील्ड के पीछे छिपने के बाद उसने राहत की सांस ली और शील्ड के गैप्स के बीच से झांकते हुए देखा कि व्हाइट सैंड जायंट्स की गिनती अनगिनत थी। ये व्हाइट सैंड जायंट्स अकेले उतरने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे उन्हें प्राचीन योद्धाओं द्वारा इस्तेमाल किए गए बैटल फॉर्मेशन का बहुत गहरा ज्ञान था। वो बारी बारी से अपने हमले करते थे, जिससे उनका हमला लगातार शक्तिशाली बना रहता था। नतीजा ये हुआ कि जब व्हाइट सैंड जायंट्स ने अपने सैंड सैबर्स से हमला किया और धीरे धीरे अपने हथियारों को फिर से आकार देने लगे, तो उन्होंने अपनी पोजीशन अपने पीछे खड़े साथियों से बदल ली, जो पहले से ही हमले के लिए तैयार थे। रुद्र का इलाका 3 वेव्स के हमलों के बाद एक विशाल गड्ढे में तब्दील हो गया, और रुद्र, जो अपनी डिफेंस के साथ जमीन पर डटे रहने की कोशिश कर रहा था, लगभग पूरी तरह से रेत में दब गया। मदद, मदद करो मेरी, रुद्र ने कम्युनिकेशन डिवाइस में घबराते हुए चिल्लाकर कहा। लेकिन उसके चारों ओर की विस्फोटक आवाजों ने उसकी आवाज को दबा दिया। बाकी लोग भी उन्हीं तेज धमाकों के बीच घिरे हुए थे, जो या तो रेत के तूफानी झोंकों से आ रहे थे, सैंड सैबर्स के विस्फोटक हमलों से, या फिर व्हाइट सैंड जायंट्स के कानफूर दहाड़ से उत्पन्न हो रहे थे। सिर्फ छुटकी और अनन्या ही रुद्र की मौजूदा हालात के बारे में जानते थे, क्योंकि वो लड़ाई के हालात पर नजर रखे हुए थे। अनन्या जमीन पर खड़ी, अपनी आंखें रुद्र की दिशा में टिकाए हुए थी। वो सोच रही थी कि क्या अपना साइकिक स्पेल उसकी ओर फैलाकर कुछ व्हाइट सैंड जायंट्स को शांत कर दे। रुको, अभी नहीं। ट्रिगर किए गए व्हाइट सैंड जायंट्स को शांत करना बेहद मुश्किल है। अगर हमने अभी से तुम्हारी एनर्जी का इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो आगे का सफर और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। छुटकी ने जल्दी से दरिया दिल अनन्या को रोका। अनन्या ने अपने गुलाबी होठों को काटा, और वो रुद्र के बारे में चिंता किए बिना नहीं रह पाई। चिंता मत करो, वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा, छुटकी ने कहा। मम, अनन्या ने छुटकी पर भरोसा करते हुए सिर हिला दिया। उसने अनजाने में आरव की दिशा में देखा। आरव के बारे में चिंता करना अनन्या की लगभग दूसरी प्रकृति बन गई थी। शुक्र है कि आरव के पोजीशन पर जितने व्हाइट सैंड जायंट्स थे, वो रुद्र के इलाके के मुकाबले कम थे। अगर रुद्र, जो इस समय व्हाइट सैंड जायंट्स से घिरा हुआ था, जानता कि 2 लड़कियां क्या सोच रही थीं, तो उसका मन करता कि वो खुद को एक व्हाइट सैंड जायंट के शरीर में सिर मारकर अपनी जान ले ले। 291 किलिंग मशीन आरव। जैसा कि छुटकी ने प्रेडिक्ट किया था, शुरुआत में रुद्र थोड़ा पैनिक में था जब व्हाइट सैंड जायंट्स के हमलों की पहली लहर आई, लेकिन उसके डिफेंसिव स्पेल्स ने सिचुएशन को संभाल लिया था। व्हाइट सैंड जायंट्स का बड़ा आकार और उनकी भारी संख्या एक दूसरे के रास्ते को ब्लॉक कर रही थी, और उनके पास दूरी से हमला करने की कोई स्किल नहीं थी। इसके अलावा, एक डिफेंसिव मैजिशियन के रूप में, रुद्र उन व्हाइट सैंड जायंट्स को खत्म नहीं कर सकता था जो उसके चारों ओर एक सकल बनकर इकट्ठे हो गए थे, इसलिए चाहे कितने भी सकल बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अटैक करने वाले सिर्फ पहले और दूसरे सकल से ही थे। जब तक व्हाइट सैंड जायंट्स एक ही लहर में उसकी डिफेंस को तोड़ नहीं पाते, तब तक वो उन्हें कुछ समय तक रोके रख सकता था। इस बीच, लकी की सिचुएशन काफी बेहतर थी। इतने सारे व्हाइट सैंड जायंट्स का रुद्र के इलाके में होने का मतलब था कि लकी के इलाके में कम व्हाइट सैंड जायंट्स थे। रुद्र की तरह, लकी के पास भी कोई डिस्ट्रक्टिव स्पेल्स नहीं थे। इसलिए, व्हाइट सैंड जायंट्स को मारने में अपनी एनर्जी बर्बाद करने के बजाय, उसने उन्हें बस सकल में घुमाना जारी रखा। सफेद रेत वाला मैदान लकी को अपनी मर्जी से अर्थ वेव कास्ट करने की अनुमति देता था। इसके अलावा, उसके अर्थ एलिमेंट स्पेल्स में कुछ स्पेशल इफेक्ट्स भी थे, क्योंकि उसके पास सोल सीड था। व्हाइट सैंड जायंट्स बहुत तेज नहीं थे। उनके भारी सैंड सैबर्स को उठाने में ही 2 सेकंड लग जाते थे, जिससे फास्ट एंड फ्यूरियस लकी को रिएक्ट करने के लिए काफी समय मिल जाता था। क्लैंक, क्लैंक, बल्कि सैंड सैबर्स लकी की दिशा में स्लैश कर रहे थे, लेकिन वो सिर्फ उसकी स्पीड से छोड़े गए हवा के झोंकों को ही हिट कर पा रहे थे। प्राइमरी मैजिक्स में सिर्फ 3 मूवमेंट स्पेल्स होते हैं, और लकी के पास उनमें से 2 थे। इसके अलावा, लकी ने एक अच्छे मैजिकल बूट्स की जोड़ी भी पहन रखी थी। इतने सारे मूवमेंट स्किल्स के साथ, वो उन कुछ मैजिशियंस में से एक था जो डिमन बीस्ट्स के बीच से सही सलामत वापस आ सकते थे। लकी अपनी स्पीड बनाए रखते हुए आगे भागता रहा। जब उसने मुड़कर देखा और पाया कि क्लमसी व्हाइट सैंड जायंट्स उससे 100 मीटर पीछे छूट गए थे, और वो अपनी सफलता पर खुश होने ही वाला था, तभी अचानक उसके सामने सफेद रेत के बादल हवा में उड़े।
लकी के सामने अचानक 10 व्हाइट सैंड जायंट्स जमीन से बाहर निकल आए, जिन्होंने अपने विशाल शरीरों का इस्तेमाल करते हुए एक 20 मीटर लंबी दीवार बना दी। लकी को अचानक एहसास हुआ कि ये व्हाइट सैंड जायंट्स सिर्फ बेवकूफों की तरह उसका पीछा नहीं कर रहे थे। वो जमीन के नीचे से आसानी से मूव कर सकते थे और जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते थे। यही कारण था कि व्हाइट सैंड जायंट्स इतनी जल्दी कहीं भी इकट्ठा हो सकते थे। लंबे और भारी सैबर्स ने खतरनाक तरीके से लहराते हुए लकी की दिशा में हमला किया, और कई सारे सैंड जायंट्स के पीछे होने के कारण वो अपने रास्ते को बदल नहीं सकता था, इसलिए उसने जल्दी से अपने पैरों के नीचे एक स्टार पैटर्न बनाना शुरू किया, आने वाले हमले से बचने की तैयार करते हुए। रॉक बैरियर। लकी ने अचानक दौड़ना बंद कर दिया और व्हाइट सैंड जायंट्स की तरफ फिसलते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए। जमीन से एक रॉक बैरियर वॉल बाहर निकला, जिसमें सोल सीड फ्लोइंग मड का इफेक्ट भी था। जब ये रॉक बैरियर लकी को डिफेंड करने उसके सामने आया, तो 10 सैंड सैबर्स उस पर हमला करने के लिए तैयार थे। व्हाइट सैंड जायंट्स की जबरदस्त ताकत और सैंड सैबर्स के भारी हमलों से स्पिरिट ग्रेड अर्थ एलिमेंट का डिफेंसिव स्पेल जल्द ही टुकड़ों में बिखर गया। लकी का दिल जोर से धड़क उठा जब उसने देखा कि उसका डिफेंस चकनाचूर हो रहा है। उसी समय उसके पैरों के नीचे एक नीला भावर बन गया, जो बूट्स के आकार में उसकी टांगों को लपेटने लगा, जिससे उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ गई। लकी ने अपने विंड बूट्स का पूरा फायदा उठाते हुए खुद को अपनी लिमिट तक धकेल दिया। जब वो भाग रहा था तब उसके पीछे रेत की एक लंबी लकीर बनती हुई जा रही थी। पीछे से आ रहे व्हाइट सैंड जायंट्स लकी को कुचलने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन वो सभी आगे व्हाइट सैंड जायंट्स से बनी दीवार से टकरा गए, जिससे एक जोरदार आवाज आई, मानो किसी ट्रैफिक एक्सीडेंट में कई गाड़ियां एक साथ आपस में टकरा गई हो। लकी का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके माथे पर पसीना छलक आया। शुक्र था कि उसने अपने हाल ही में मिले मैजिकल बूट्स का सही समय पर इस्तेमाल कर लिया था। अगर वो व्हाइट सैंड जायंट्स से घिर गया होता, तो चाहे उसके पास कितने ही तरह के मूवमेंट स्पेल्स क्यों ना होते, वो उनके सैंड सैबर्स के घातक हमले से बच नहीं पाता। कुछ राहत की सांस लेते हुए लकी ने आरव की दिशा में देखा, ये जानने के लिए कि वो इस हालात का कैसे सामना कर रहा है। रुद्र और लकी से अलग आरव किसी किलिंग मशीन की तरह था। आरव के पास कई ऑफेंसिव स्पेल्स थे, जिससे उसे व्हाइट सैंड जायंट्स से लड़ाई में समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। उनकी मोटी सैंड आर्मर भी लाइटनिंग और फायर एलिमेंट्स के विनाशकारी पावर के सामने टिक नहीं पा रही थी। जब भी आरव फियरी फिस्ट 9 हॉल्स का स्पेल कास्ट करता, उसकी ताकत का पूरा असर उन डिमन बीस्ट्स पर दिखता जो लाइन बनकर खड़े थे। हर बार जब वो इस स्पेल का इस्तेमाल करता, व्हाइट सैंड जायंट्स के टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर जाते थे। आरव को फियरी फिस्ट 9 हॉल्स जैसी ताकतवर स्पेल को कास्ट करने के लिए कुछ समय चाहिए था, इसलिए उसे बार बार अलग अलग स्पेल्स के बीच स्विच करना पड़ता था ताकि वो अपने स्टार पैटर्न को पूरा करने का मौका पा सके। सौभाग्य से लड़ाई सूरज ढलते समय शुरू हुई थी, जिससे उसे अपने शेडो एलिमेंट का लाभ उठाने का मौका मिल गया। अगर दिन का उजाला होता और इतने सारे व्हाइट सैंड जायंट्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया होता, तो वो कभी भी उस कॉम्प्लिकेटेड स्टार पैटर्न को पूरा नहीं कर पाता। आरव को पहले भी डिमन बीस्ट से घिरे होने का एक्सपीरियंस था। जब वो अग्निगढ़ में आतताई छिपकलियों के बीच फंसा था, तो उसने अपने 4th लेवल लाइटनिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल एक पैरालाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए किया था। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि लाइटनिंग स्ट्राइक का पैरालाइजिंग इफेक्ट इन व्हाइट सैंड डिमंस पर कारगर नहीं था। चूंकि एलिमेंटल बीस्ट्स के पास मांस या खून नहीं होता, इसलिए लाइटनिंग एलिमेंट से होने वाला नुकसान कुछ हद तक कम हो गया था। इसलिए आरव लाइटनिंग स्पेल्स का इस्तेमाल सिर्फ उनके आर्मर प्लेट्स को तोड़ने और आखिरी वार करने के लिए कर रहा था। सबसे इफेक्टिव स्पेल फायर था। हालांकि सिर्फ एक 4th लेवल के फायर फ्लेम्स अकेले व्हाइट सैंड जायंट्स पर गहरी चोट पहुंचाने के लिए काफी नहीं थी, लेकिन ये उनके फॉर्मेशन को थोड़ी देर के लिए रोक सकती थी, और कुछ और फायर स्पेल्स उन्हें टुकड़ों में उड़ा सकते थे। हर बार जब वो एक व्हाइट सैंड जायंट को मारता, काला पेंडेंट उनका सोल रिमनेंट अपने अंदर खींच लेता था। आरव ने जल्दी ही कम से कम 10 व्हाइट सैंड जायंट्स को खत्म कर दिया। ऐसा लगता था कि व्हाइट सैंड जायंट्स के सोल रिमनेंट्स हाई क्वालिटी के थे। शुरू में आरव को एक सोल एसेंस रिफाइन करने के लिए 30 सर्वेंट क्लास सोल रिमनेंट्स की जरूरत होती थी, लेकिन जब उसने 10 व्हाइट सैंड जायंट्स के सोल रिमनेंट्स इकट्ठा किए, तो काले पेंडेंट ने एक सर्वेंट क्लास सोल एसेंस बना दिया। असल में आरव ने पहले ही अपने शेडो एलिमेंट नेब्यूला के 5 स्टॉर्स को मजबूत कर लिया था।
उसे हाल ही में मिले एक और सोल एसेंस का इस्तेमाल करके वो एक और स्टार को मजबूत कर सकता था, जिसका मतलब था कि वो अपने शेडो एलिमेंट के बेसिक स्पेल फ्लीइंग शेडो को चौथे लेवल पर पहुंचाने से सिर्फ एक सोल एसेंस दूर था। अब उसे लगभग 40 और व्हाइट सैंड जायंट्स को मारने की जरूरत थी ताकि वो एक और सर्वेंट क्लास सोल एसेंस रिफाइन कर सके और अपने फ्लीइंग शेडो को लेवल अप कर सके। अगर वो इस स्पेल को लेवल अप करने में कामयाब हो जाता तो ये मुश्किल लड़ाई की दिशा बदलने के लिए आशा की एक किरण साबित हो सकती थी।